नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। एजे सिंह ऑफिशियल मेरा ऑफिशियल हैंडल है, मेरा नाम आत्मजीत सिंह है और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। इसराइल और पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान में एक टेक्नोलॉजी ने 2026 के युद्ध के दौरान ईरान के ड्रोन कैंपेन को एडवांटेज दे दिया है, जिससे कम कीमत वाले शाहिद सीरीज के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवीज लगातार खतरे बन गए हैं, जो सबसे एडवांस डिफेंस को भी तनाव में डाल देते हैं। इस ड्रोन के बहरीन में यूएस की 5वीं फ्लीट हो, सऊदी अरेब और कुवैत में यूएस एम्बेसी हो, कुवैत में यूएस एम्बेसी आर्मी कैंप पर जानलेवा हमला हो और वे पूरे इलाके में तेल के खेतों, बंदरगाहों और टैंकरों में भी आग लगा सकते हैं। ईरान के शाहिद यानी कि शहीद 136 और शहीद 131 जैसे वेरिएंट वही कामकाजी ड्रोन हैं जिन्होंने सालों तक यूक्रेन को आतंकित किया था। इनर्शियल नेविगेशन, कमर्शियल जीपीएस और सबसे जरूरी लाइफ लाइफ लाइन ऑफ सपोर्ट यानी कि लाइन ऑफ साइट के आगे कंट्रोल और मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के मिक्स पर निर्भर हैं। पहले की लड़ाइयों के मलबे से एनालिस्ट और तकनीकी खराबियों की पुष्टि से पता चला है कि फ्लाइट कंट्रोल यूनिट में इरेडियम सैटेलाइट फोन सिम कार्ड लगे हुए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और आपने ये कॉम्प्लेक्स कम पावर वाला इरिडियम ट्रांसीवर जिससे लगभग एक क्रेडिट कार्ड के साइज का है, वो किस तरीके से इन कामाकाजी ड्रोन्स को एक एडवांटेज दे रहा है पैट्रियट मिसाइल्स के अगेंस्ट, थार्ड मिसाइल्स के अगेंस्ट। अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड टेक्नोलॉजी भी ईरान को काउंटर नहीं कर पा रही है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और आज जो ईरान कर रहा है वो कैसे सामर्थ हुआ, कैसे उसको कैपेबिलिटी मिली ये सब करने की, जरा उस पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इस पर आदमी जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 1996 में एक CIA का एटॉमिक एक्सपर्ट रशिया में स्पेस रिसर्च में अपना फेलो मेंबर बन के वो सीखने जाता है। फिर वो तब उनको पता चला कि यहाँ पे इन्होंने मिसाइल्स के लिए कुछ डिकॉयज बनाए हैं। वो डिकॉयज कैसे मिसलीड करेंगे आपके रडार्स को, वो जो डेवलपमेंट में आप देखिए जो 4-5 पीस हैं वो डिस्प्ले किए हैं हम लोगों ने कि वो ये जो डिकॉयज थे वो चुपचाप ये लेके यूएसए आ जाता है और रशिया भी बहुत आराम से जाने देता है। और उस वक्त आपको ये हो तो 1996 में बोरिस येल्सिन वाज द प्रेसिडेंट। अब 99 में जैसे ही पुतिन आते हैं तो पुतिन को जैसे पता चलता है बीइंग अ केजीबी एजेंट, वो बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर लेता है कि अब क्या हुआ। अब ये डिकॉयज जो थे वो इन्होंने डेलिबरेटली एक डमी डिकॉयज दिए थे जिसके कैलकुलेशंस वो नहीं थे जो ये ओरिजिनल करने वाले थे। और इसी के बेस पे इन लोगों ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बना दी, इन्होंने आयरन डोम बना दिया, इन्होंने थार्ड बना दिया। और जब ये लेके जाने वाले ने उनको एडवाइस करा कि भाई ऐसा नहीं है, इसमें और भी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, तो बोलता है जब हम 5 और 6 मैक की एंटी बैलिस्टिक बना लेंगे तो उसमें इनका कौन सा डिकॉय काम आएगा। ये मिसकंसेप्शन पे पूरी अमेरिका की ये डिफेंस टेक्नोलॉजी चली। अब आप देखिए इसके पीछे जो खेल पड़ गया उसमें सबसे बड़ा जो साइलेंट हीरो है दैट इज किम जोंग ऑफ नॉर्थ कोरिया। ये किम जोंग जो है इसने एक 2013 में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये तो डिकॉय है, जो अभी पकड़ा गया तब इनको पता चला है कि वो ओरिजिनल तो बोगस थे। अब इसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं वो मैं आपको समझा सकता हूं। 2013 में नॉर्थ कोरिया ने एक WannaCry, एक रैंसम वेयर बनाया। अब इसमें क्या था, ये बेसिकली पूरा वर्ल्ड नॉर्थ कोरिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसका तो बड़ा एक सीक्रेटिव अरेंजमेंट था, नथिंग वाज कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो एक लेजरस कंपनी थी 2013 में, उस ग्रुप ने ये नॉर्थ कोरिया के लिए डेवलप करा था WannaCry रैंसम। इसमें ये क्या करते थे, किसी भी कंपनी के कंप्यूटर में घुस के उसकी पूरी फाइलें हैक कर लेते थे या लॉक कर देते थे, और लॉक करने के बाद उससे अगर कुछ निगोशिएट होता है तो खोल देते थे, नहीं तो उसको पूरा खत्म कर देते। अगर लगे कि ये एंटी कोरिया कोई मूवमेंट हो रही है तो उसको बंद कर देते थे। अब ये चुपके से 2016-17 में रशिया के पास पहुंच जाता है। अब उसी वक्त रशिया के पास दो चीजें हैं, एक तो कामाकाजी ड्रोन जो ईरान ने किया था, लेकिन वो था सिर्फ सस्ता ड्रोन विथ अ स्मॉलर HP इंजन 50 HP, और वो ड्रोन की डिजाइन करके उन्होंने उसको डेवलप। अमेरिका का ड्रोन जो पकड़ा गया था उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया, उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइज करा। अब इम्प्रोवाइज करके तो ये था कि जैसे ये मारते थे तो उनका आयरन डोम तो क्रॉस नहीं कर पाता था, वो उधर ही गिरा देते थे।
या ये शॉर्ट गन से भी विद इन द विसिनिटी वो फायरिंग कर देते थे। तो रशिया ने इसको 2017 में इसको अपग्रेड किया विथ एन सॉफ्टवेयर कॉल्ड वाइपर। ये वाइपर जो था मालवेयर, वो उसके अंदर ये सामने के जो रडार्स होते थे या उनकी जो सिग्नल्स होते थे उसको ये जैम कर देता था। उसका ये नाम रखा था इन्होंने नॉटपेटिया। ये नॉटपेटिया जो था ये यूक्रेन में इसके साथ लगा के इन्होंने काफी कोशिश करी और इन्होंने जो सक्सेसफुल रेट उसका बहुत अच्छा था। क्यों कि जहां पर भी यूक्रेन के यूएस की जब सर्वेलेंस की जो रडार्स लगे हुए थे वो सारे के सारे जहां से निकलता था ये बंद कर देता था। अब उसके रीजन क्या था कि ये कामाकाजी ड्रोन के अंदर इसके अंदर ये बाद में इन्होंने लॉइटरिंग म्यूटेशंस के नाम से इसको ये कामाकाजी रशियन नाम रखा गया था। तो इसमें इन्होंने जो शाहिद 136 था उसको इन्होंने इम्प्रोवाइज करा ईरान के और उसको डिजाइन करके इसमें इन्होंने इंफ्रारेड सर्च लाइट डाला, जो नाइट विजन में आपने जो भी लोकेशन डाला हुआ है वो उसको हाईलाइट करके उसको कंफर्म करता है कि दैट इज द लोकेशन। जैसे नॉर्मली हम गूगल में देखते हैं या हम उबर में बैठते हैं तो देखते हैं कि हमारा लोकेशन कितना दूर है, हमको कहाँ पहुंचना है, नहीं है तो उसका अल्टरनेट रूट क्या है, ये सारे का सारा प्रोग्रामिंग इरिडियम करके देता है इनको। और इरिडियम का जो कैमरा है जो उन्होंने उसमें अटैच करा उसका आप डिफरेंस देखिए कि जो नॉर्मल कैमरा था 850 पिक्सल का, उसकी पिक्चर्स ये इरिडियम का जो सॉफ्टवेयर है जो आप उसे इमेजिन कर सकते हो कि पेंसिल के हिसाब से वो कितना छोटा है। अब इसको जब आप ड्रोन पे लगा देते हो तो ये आपका पूरा प्रोग्रामिंग और उसमें कैमरा जो है उसका आप डिफरेंस देखिए कि जो ये छोटा पिक्सल का है और 1080 का पिक्सल है तो एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो और वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो फीड किया हुआ लोकेशन वो ये है या नहीं है। तो इसमें ये डेजलर्स टू ब्लेंड करके ये सिस्टम डाला हुआ है जो ये आपका इसमें डिसाइड कर सकता है। और ऑपरेशंस को भी अगर डिविएट करना है तो जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर हम गूगल से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वी कैन ऑप्ट फॉर एन ऑल्टरनेट वे कि भाई यहाँ से नहीं जाना वहां से जाना है। तो इसमें ये जो अरेंजमेंट था इसमें ये भी सिस्टम लगा हुआ था कि अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस आता है तो जैसे आपकी टेस्ला कार नॉन मैन चलती है तो उसको पता है कि भाई अगर यहाँ पे ट्रैफिक है तो रुकना है या ये साइड में जाना है वो सब। तो एग्जैक्टली ये सारा इरिडियम वो काम कर रहा है। अब इरिडियम का इंटरेस्टिंग पोजीशन क्या है कि आप देखिए तो ये ओरिजिनली दिस वाज एन अमेरिकन कंपनी। अब इसमें मैंने एक मिनट कहीं इसका डिटेल्स लिखा हुआ था। ये इरिडियम कंपनी ये जब इन्होंने डेवलप करी तभी ये अमेरिका की पहली कंपनी थी जिसने मोटोरोला के साथ अपनी 66 सैटेलाइट से ये मोबाइल फोन का सैटेलाइट लॉन्च किया था, सैटेलाइट फोन्स का। तो ये कंपनी को डेलिबरेटली कैसे इनको डाउन करके बाद में इनको लेने वाले कौन थे, मोटोरोला को लिनोवो ने ले लिया और स्पेसएक्स ने सैटेलाइट का अरेंजमेंट ले लिया। अब उनको लगा क्योंकि वो स्टार्टअप्स थे, जैसे नॉर्मली होता है कि स्टार्टअप ने कुछ बहुत अच्छा प्रोग्राम करा या तो कोई बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती, तो ये हाल हो गया। मोटोरोला वाज द पायोनियर इन मोबाइल फोन, सब जानते हैं। तो मोटोरोला आज वो वेनिश हो गए, उसको लिनोवा का टारगेट आ गया। और इनिशियली टू पे द रिस्पेक्ट टू मोटोरोला, लिनोवा के फोन पे एम का एक मार्क आता था। तो आप देखिए पूरा सिनेरियो जैसे चेंज हुआ कि फिर बाद में उनके जो गलत काम कराने के थी ऐसी कंपनियां उसमें आ गई और फिर वो उन्होंने कैसे कैसे उसके अंदर आ गई ये सारे अरेंजमेंट्स चेंज करे। तो अभी की जो दिक्कत है कि ड्रोन्स जो इनके हैं उसके अंदर ये सारे अरेंजमेंट्स हैं। अब इसमें जो डिकॉयज हमने देखे वो डिकॉयज इतने पावरफुल है कि उसको वो डिकॉय खुद डिसाइड कर पाता है कि मेरे को किस वक्त डिटैच होना है। जैसे ही उसको सेंसर बताता है कि कुछ आ रहा है तो ये डिकॉय अपने आप को डिस्पैच कर लेता है और वो जाके इसमें ये दो सिस्टम्स हैं कि एक तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम से भी इरिडियम आपको गाइड कर सकता है, नहीं है और अगर आपको डाउटफुल है कि 3 से 4 जगह में प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है देन मैनुअल ऑपरेटर कैन आल्सो प्ले दैट रोल। तो ये फुल प्रूफ सिस्टम से लास्ट एक हफ्ते से जो ये इजराइल और अमेरिका की जो घबराहट है वो इसकी वजह से, एक तो उनके पूरे जो मटेरियल थे उन्होंने ड्रोन भेज के सस्ते वाले उन्होंने आप आयरन डोन, एरो, डेविड स्लिंग सारे का स्टॉक लगभग खत्म कर दिया और वो इतना जल्दी रिकवर नहीं हो सकता है। ये तो जो ड्रोन बना रहे हैं अब रशिया एंड ईरान टुगेदर आर मेकिंग दिस ड्रोन्स। तो ईरान में भी बन रहे हैं, वो तो उन्होंने बोला महीने में तो 1100 तो हम खेलते खेलते बना देते हैं, दैट वाज ओनली ईरान। तो रशिया का तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होगा वो हम सोच सकते हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स गेटिंग टुगेदर, जो आईटी सेक्टर में एक तो आपने गलत डिकॉयज के ऊपर पूरा आपका प्रोग्रामिंग बैलिस्टिक का कर लिया, वो गलत प्रूव हो रहा है।
और डिकॉय जैसे आप बेचते हो, तो अभी जो इन्होंने बोला कि 12 और 15 मैक की हम स्पीड मार सकते हैं शायद, ये दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। इसमें ये जो डिकॉय है, ये निकलने के साथ इनको एक पीछे वैक्यूम भी क्रिएट करके देता है, जिसकी वजह से क्या है, जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन को रिलीज कर देता है, तो जो 12 मैक की जो मिसाइल गिर रही है वो 13 मैक की हो जाती है। अब उसके अंदर ये देखिए, ये जैसे ही डिकॉय सेपरेट होता है तो यू कैन गेट द फिलर्स जो साइड में आ रहा है, दैट इज द गैस क्रिएटेड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब ये जो अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, इसका शायद अमेरिका या इजराइल ने कभी सोचा ही नहीं था। क्यों? कि इनके आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो इतने कैपेबल थे कि 7.5 मैक तक की तो किसी के पास कोई मिसाइल है ही नहीं, तो हमारे तो आराम से हम उसको कवर कर लेंगे। फिर इन्होंने अभी उसमें से तोड़ निकालने के लिए इन्होंने आयरन बीम बनाने का शुरू करा है। अब वो लेजर बीम कितना एक्टिव होगा, उसको भी डिकॉय डाउनलोड कर देगा कि नहीं। तो जो हमने अभी जो ये डिकॉय गिरा हुआ जो हमने दिखाया, उसके पीछे आप देखिए तो पूरा वो अरेंजमेंट्स है जिसके सिग्नल्स एज गुड एज मिसाइल ही रिले होते हैं। तो आपकी जो एंटी बैलिस्टिक है वो बाकायदा मिसगाइड होकर उसके पीछे चली जाती है, और जो ओरिजिनल ड्रोन है या शायद है वो जाके उसी टारगेट पे जाके जंप कर देती है। तो अभी आप जो देख रहे हो उसकी स्पीड, हम वीडियोस देख रहे हैं कि वो कैसे हिट होता है। और अभी इसका जो बिल्कुल सही प्रोग्राम जो इन लोगों ने कर लिया, दैट वाज इन कुवैत का जो आर्मी कैंप्स है उस पे बेरिन में है, वो उसको हिट कर रहे हैं। तो ये, और गल्फ में इनको देखो सिक्योरिटी, जैसे उन्होंने बोला था कि भाई हम पब्लिक को तो बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम तो अमेरिकन के जितने भी जो हम पे अटैक कर रहा है उस पे कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरे नेवल बेस पे, आर्मी बेस पे, उनके कैंप्स पे, उससे ज्यादा फिर जिस होटल में वो लोग रुके हुए थे उस होटलों में जाके इन्होंने अटैक करा है। और अभी जैसे ये नैरेटिव कर रहे थे, मेरे ख्याल से आज तो गवर्नमेंट ने भी हमारे मीडिया वालों को भी बोला है कि भाई गलत समाचार मत फैलाओ। आज अभी आप चेक करिए तो रडार 24 के अंदर दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट उसी स्पीड पे आ गए जो प्री वॉर सिचुएशन में थे। फ्लाइट्स आ रही हैं दुनिया भर से, फ्लाइट जा रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो 3-4 दिन पहले एयरपोर्ट बंद थे अब शुरू हो गए, तो व्हाई समबडी वांट्स टू गिव अ रॉन्ग नैरेटिव कि दुबई में हो गया। क्योंकि हम लोग वो टीआरपी के चक्कर में कुछ भी बता देते हैं, वो आपका बेड़ा डूब गया, आपका ये हो गया, अभी ये लगा देगा। तो आई थिंक हम लोग वॉर स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पहले कर देते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टू से कि भाई उसके अंदर कौन अभी हावी हो रहा है। अब ये जो वॉर है वो आपका ग्राउंड से तो गया, जो 3-4 दिन से ट्रम्प बोल रहा था कि नाउ द फुट्स विल बी ऑन द ग्राउंड, हमारे आर्मी भेजेंगे, लेकिन वो पोजीशन नहीं जनरेट कर रहे हैं क्योंकि इनको सैनिकों का डर नहीं है। ईरान की आर्मी आपसे लड़ने आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आप जैसे ही वहां पे डेरा डालोगे, आप उसका सारा अरेंजमेंट करोगे, आप उसके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे, जहां पे रखोगे वहां पे तो आपका ये कामीकोजी है कि काफी हो आके ठोक देगा आपको। सो दैट फियर फैक्टर विच इज जनरेटेड नाउ, अभी इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये ड्रोन से कैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोगों को कैसे काउंटर कर रहे हैं। और 7.5 मैक के सामने आपकी मोनोपोली जो हिट करने की हो गई वो अब 13 और 17 मैक तक पहुंचने जा रही है। और ईरान इज रेगुलरली टेलिंग कि अभी हमने 4 में से 2 ही सेक्टर खोले हैं। सो दे कैन जस्ट इमेजिन के अगले जो 2 आने वाले हैं वो कितने डेंजरस होंगे। सो आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग इन अ वे, इनको जो उम्मीद थी कि भाई मदुरो को उठाया, वेनेजुएला में अपना आदमी बिठा दिया, उसी तरह ईरान में उठा नहीं सकते हैं तो आप अली खमाई को मार दो और फिर वो सारे डर जाएंगे। उनको याद हो तो 24 घंटे उन्होंने मैसेज भी दिया था कि भाई आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग निकलिए, गवर्नमेंट के सामने टेक ओवर कर लीजिए। दैट वाज नॉट द वे दे वांटेड टू ट्रीट, क्योंकि उनके दिमाग में आ गया था तो उन्होंने करा। और आज तो गल्फ कंट्रीज भी मान रही है कि भाई रेजिम चेंज का अगर आपका प्रोग्राम था तो दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू डिड, क्योंकि वो ईरान में नहीं हो सकता है। तो आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग लॉट ऑफ गेटिंग थिंग्स चेंज। अब वो जैसे रशिया से ऑयल ले लो, अभी वो ये बता रहे हैं कि 2 शिप्स रेलवे अपने सी के रडार्स बता रहे हैं कि 2 शिप को जाने दिया है, दैट इज ऑल ईरान की दोनों गोश्त शिप्स हैं जो क्रूड लेके निकली है, समुद्र में खड़ी रह के बेचेंगी। अब किसकी हिम्मत है कि उसके नजदीक जाएगा, क्योंकि ईरान ने और एक धमकी दे दी कि मैं तो माइंस ले कर दूंगा, सीबेड की माइंस ले कर दूंगा, तो आप नहीं निकलो। आगे भी 2 इनकी शिपें लास्ट इराक ईरान वॉर में दे हैव लॉस्ट दैट। तो ये अमेरिका अब तो हिम्मत नहीं करेगा उससे नजदीक जाने की। और उसमें एक फोटोग्राफ हमने देखा भी था कि जब इनकी 7th फ्लीट खड़ी थी, ये अब्राहम लिंकन, उसको सडनली इनको पीछे क्यों ले जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही फॉर्चुनेटली इनको टाइम पे किसी ने मैसेज लीक कर दिया कि यहाँ पे जो 20-21 जो चाइनीज शिप्स खड़ी हैं विद कंटेनर, उसके अंदर माल नहीं है, ड्रोन्स है। अब इनकी घबराहट में ये वहां से ले गए, क्योंकि अगर वो सारे कंटेनर 21 शिप्स के अगर वो चढ़ गए तो आपका तो अब्राहम लिंकन तो फिर हो जाएगा पूरा। तो काफी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सब अपने अपने कर रहे हैं। और आप अरेंजमेंट देखिए तो ईरान
चाइना, रशिया एंड विथ टेक्नोलॉजी ऑफ कोरिया, जिसको किसी को पता नहीं होता, व्हेन दे हैव गॉट टुगेदर, अब इनकी घबराहट बढ़ रही है। लेकिन ट्रम्प आई थिंक इज नाउ वेटिंग फॉर कि ऐसा कुछ हो जाए जिसमें मैं बता सकूं कि मैंने सीज फायर करवा दिया और मैंने रुकवा दिया, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ही इज वेटिंग फॉर, इसके बाद अब ये एक ही ऑप्शन है जो ये कर पाएगा। जी, आपने अभी जो बातें की उसमें मेरे को जो समझ में आया वो मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूँ। शाहिद ड्रोन ईरान या प्रॉक्सी इलाकों में मोबाइल सैटेलाइट से क्लस्टर से लॉन्च होते हैं। यानी मैंने अभी आपको एक मोबाइल फोटो भी दिखाई जिसमें एक टाइम पे 10 से 12 या 15 शाहिद ड्रोन्स भी जो है लोड किए जा सकते हैं और वहां से वो लॉन्च होते हैं। जीपीएस जैमिंग यानी कि एक ऐसा तरकीब जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की जीपीएस को जैम करने की पोजीशन में होते हैं। स्टैंडर्ड नेविगेशन जो होता है उसमें रुकावट आती है, उसको पहले आयरन डोम को भेद नहीं पा रहे थे, लेकिन इरेडियम का एल बैंड सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन यानी कि 66 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का एक नेटवर्क जो पोल टू पोल कवरेज देता है। तो पोल टू पोल कवरेज मिलने की वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस तरीके की जो है अब मॉडर्नाइज हो गई है, और इसीलिए ये चाहे वो बहरीन की 5th फ्लीट हो, चाहे वो बहरीन के तेल का अभी आज तेल का डिपो हो, या फिर वो कुवैत में या कतर में जो एयरफोर्स का बेस है यूएस का उसका हो, उसको ये थार्ड मिसाइल्स और उनके जो एजिस करके मिसाइल्स हैं उसको वो भेद नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि 12-12 इंटरसेप्टर्स जो हैं वो एक ही डकॉय के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे काफी वेस्टेज हो जाती है। अब बात ये आ जाती है कि ये सेमी ऑटोनॉमस जो फ्लेक्सिबिलिटी है इजराइल के आयरन डोम की, डेविड स्लिंग की, एरो सिस्टम की, थार्ड यानी कि पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरियां, अब ये तो काम नहीं कर पा रही हैं। रिमोट ऑपरेटर जो हैं वो रिमोट लोकेशन से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ड्रोन को सेक्टरों को छिपाने, बांटने या सैचुरेट करने के लिए भेजते हैं। सैचुरेशन हो जाती है, हाई एंड सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। शायद ड्रोन एक 8 फुट के पंखों वाला मिनी जेट जैसा दिखता है, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर की है। इसकी टॉप स्पीड 1115 माइल्स पर आवर की है, यानी कि 185 किलोमीटर पर आवर की, और इसमें करीब 66 से 110 पाउंड के वॉरहेड्स हैं। अब रिमोट कंट्रोल से ये ऑपरेट हो रहे हैं और उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। इससे स्लिम प्रोफाइल और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण इसे रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम से डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो बात यहां के खड़ी हो जाती है कि जिसमें 2 से 1 अगर मैं मान लूं कि इंटरसेप्टर 1 to 2 का रेशियो भी मान लूं, तो ये इंटरसेप्टर्स तो अमेरिका और इसराइल के पास कंबाइन, चाहे वो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस को भी शामिल कर लें, ये वॉर को 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। ईरान रिलेंट करने के मूड में नहीं है और ये लड़ाई जो है करीब 7 से 8 महीने के लिए आंकी जा रही है। कम से कम 8 महीने ये वॉर चलेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ईरान की थ्योरी के हिसाब से 7000 से ज्यादा इंटरसेप्टर स्टॉक, इनके पास 7000 अगर डिकॉयज मिसाइल्स हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो उनके पास 700 भी इंटरसेप्टर्स अब अवेलेबल नहीं है। तो ये लड़ाई को कंटिन्यू कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द एंड गेम फॉर अमेरिका? नहीं, इनकी देखिए 2 बड़ी घबराहट है। एक तो अभी आप लेटेस्ट जो यूके का स्टेटमेंट आया है स्टमर का, उसने बोला कि साइप्रस में जो अटैक हुआ था वो ईरान सॉइल से नहीं हुआ है। तो जो अरामको पे अटैक हुआ और थोड़ी देर में उन्होंने मोसाद के आदमियों को पकड़ लिया, तो ये सैबोटेजिंग तो करेंगे। अभी तो शायद गल्फ के कंट्री भी अगर अटैक होगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि ईरान ने क्लियरली नेगेटिवेट कर दिया था। जब अरामको पे अटैक हुआ, इमीडिएटली ईरान सेड कि भाई हम ऐसा काम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो जो हमारा टारगेट है वो फिक्स है। अब साइप्रस में भी यही हुआ। साइप्रस में जैसे आपने अटैक करा, क्योंकि वो इंग्लिश कॉलोनी है वहां पे, वो बफर जोन जो है साइप्रस का आधा टर्की के पास है, आधा उनके तो जो बफर जोन में यूके की जो आर्मी या बैठी हुई है उसको रिस्क लगा है। तो इमीडिएटली विद इन एन आवर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट करा और उन्होंने बता दिया कि भाई वी एग्री कि ये जो आया था वो, मतलब इसका ये है कि यूरोपियन यूनियन भी वहां से हाथ लेके निकलने की तैयारी कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अभी आप कोई भी काउंटर ले आओ, ये जो क्लस्टर म्यूनिशंस जो ये छोड़ रहे हैं, विच वर बैंड इन 2008, जो आप ही ने वियतनाम में यूज किया था, कि वो छोड़ दो तो कम से कम 1000 आदमी मर जाएंगे, या उस पर किसी ने पांव दिया तो मर जाएंगे वो, या आपने उसको मार भी दिया तो वो जो म्यूनिशंस जो निकलते हैं क्लस्टर में से, वो तो कहीं भी स्प्रेड होके कहीं भी गिर सकते हैं। तो इनको अभी ये भी डर है, और ये अभी ओरिजिनल अभी बता नहीं रहे हैं कि इजराइल में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर ये इतना प्रिसीजन हिट कुवैत में कर सकते हैं तो ये जाके वहां भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑब्वियसली तेल अवीव पे, या कहीं तेल अवीव का एयरपोर्ट शुरू है वो हम देखते हैं, तो वहां पे अमेरिकन एयरफोर्स के वेसल्स आते जाते रहते हैं, एयरक्राफ्ट। लेकिन दूसरे आप एयरपोर्ट पे देखिए या पोर्ट पे देखिए, वहां पे मूवमेंट्स बंद हुई हैं। इसका मतलब ये कि काफी नुकसान हुआ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए हैं तो आपको रियल मैसेज नहीं मिल रहा है।
लेकिन अगर आप एयर ट्रैफिक या शिप मूवमेंट देखो तो वहां से आपको समझ में आ रहा है कि वहां से काफी दूर है। और अभी जैसे विद इन एन आवर आप देखिए कि एयर ट्रैफिक जो था वो बिल्कुल थोड़ा सा ईरान का स्पेस छोड़ के फिर नॉर्मल हो गया है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ अंदर सेटलमेंट्स हुई है और गल्फ कंट्रीज आर अदरवाइज एश्योर्ड कि भाई ईरान क्यों उन पे हमला करेगा, उसको क्या दिक्कत है। अब सऊदी अरेबिया के पास एक ओपनिंग है, वो पीछे से बेच सकता है तेल, तो वो देखिए उनके अरेंजमेंट चल रहे हैं, उसको कहीं पे भी ईरान डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। और जैसे ही अपना अली खमैनी के बेटे को जैसे ही क्या मोजात जी। उसको जैसे अपॉइंट करा है तो ट्रंप स्टेटमेंट देता है कि भाई उनके मंजूरी के इंचार्ज बनाया गया तो मंजूर नहीं करेंगे। अरे तुम होते कौन हो, लेकिन हाइट ऑफ इट के भाई वो क्या करना चाहता है। अब आप तुम्हारी अपनी कैपेसिटी खत्म हो रही है तो आई थिंक, लेकिन जैसे ईरान ने बोला था कि युद्ध आपने शुरू किया है, बंद हम करेंगे, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि समथिंग इज गोइंग टू गो। इतना ही है कि अगर एटॉमिक प्रोग्राम्स पे अगर इसराइल के हिट नहीं करता है तो मरता क्या ना करता, वो ऐसा नहीं करे कि वो जैसे उन्होंने फिर वर्ल्ड वॉर बंद कराने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम, क्योंकि ये तो बेरहम लोग हैं, इनको कोई इन पे कोई एतबार नहीं है किसी का। सो नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग वरिड, पूरा वर्ल्ड अभी प्रेशर कर रहा है। जब से रशिया और चाइना ने खुल के बोल दिया है कि अभी अगर पीस की बात नहीं करोगे तो देन वी विल एंटर, यही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका जो भी रास्ता निकलेगा बहुत जल्द निकल जाएगा। जी जी। मुज्तबा खमनई ने जो है वो आज एज मैं ईरान के सुप्रीम लीडर की पोजीशन पे वो आए हैं। हालांकि जो हमारी लड़ाई की बात चल रही थी उसमें थार्ड का प्रोजेक्शन हर महीने 8 मिसाइल पर होता है। ईरान जैसे कि आपने बताया कि 100 से ज्यादा मिसाइलें बनाता है, नॉर्मल मिसाइल्स बनाता है। डकॉयस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, करीब 72 से 75,000 मिसाइल्स उनके और आर्सेनल में ऑलरेडी पड़े हैं। अगर अमेरिका, इजराइल और सारी उनकी जितने भी बेसेस हैं, अगर उनके टोटल मिसाइल्स भी अगर हम काउंट कर लें तो करीब 10% 7,000 बैठता है। तो 1:10 का रेशियो है समय मिसाइल्स का अगर माना जाए। सिम्पसन सेंटर का अनुमान है कि लगातार ऑपरेशन 4 से 5 हफ्तों की जरूरी टाइम में मैगजीन खत्म हो जाएगी, यानी कि इनके एमिनिशंस खत्म हो जाएंगे। कैंपेन को इंटरसेप्ट खत्म होने से पहले खत्म होना चाहिए। अगर कैंपेन खत्म नहीं होगा इंटरसेप्टर से पहले, तो जो आप कह रहे हैं, जिसका अंदेशा रशिया और चाइना जता रहे हैं और बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज जता रहे हैं कि ये वॉर अगर न्यूक्लियर गई तो रशिया और चाइना भी चुप नहीं रहेगा, तब तक शायद सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अभी भी समय है अमेरिका और इजराइल को, खासकर अमेरिका को इजराइल पर डाल के कि देखिए ये आपकी लड़ाई थी, हमने आपका साथ दिया, अब हम हमारे इसमें इससे ज्यादा रोल मिडिल ईस्ट में नहीं है, हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। अमेरिका जैसे ही विड्रॉ करेगा इजराइल शांत हो जाएगा, पर इनकी ईगो जो है लॉजिक से बड़ी है, इसी वजह से शायद ईगो, ये लड़ाई ईगो दूसरे नहीं है। जाएगी। आप सर्च मार रहे हो कि रॉथस्चाइल्ड क्या एक चीज है। अभी एप्स्टीन फाइल में 1100 बार उसके नाम निकले और वो आदमी अभी हमारी शेयर मार्केट में भी आईपीओ डालने आ रहा है। रॉथस्चाइल्ड इज अ फैमिली जो 1766 से उसने पूरी इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड पे बैंकिंग पे कंट्रोल रखा हुआ है। तो चलाई जब अमेरिका इजराइल रहा है तो उसमें ट्रंप का तो कुछ चलने वाला ही नहीं है। हम लोग गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। ट्रंप जी भी उठ जाएगा अगर वो इसराइल के, तो इसराइल यहां से बैठ के जूस कम्युनिटी पूरा अमेरिका इतने सालों से चला रही है। आप सेवन सिस्टर्स ऑयल कंपनीज देख लो, ऑल ओन्ड बाय जूस, सारी बैंकिंग सिस्टम देख लो, आपका ब्लैक रॉक देख लो, ब्लैकस्टोन देख लो, एलन मस्क देख। तो आई थिंक दीज पीपल हैव ऑलरेडी कंट्रोल्ड द वर्ल्ड फाइनेंशियली। अभी इसके चुंगल में से निकलने के लिए जो ब्रिक्स का जो अरेंजमेंट हो रहा था वो इसीलिए किया जा रहा था कि इनकी चंगुल से पहले फाइनेंशियली बाहर निकलो, नहीं तो आप डिसीजन ही इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाओगे। तो आई थिंक वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग फॉर द मल्टीपोलर। उसमें हम लोग जितना सहयोग करके जल्दी से निकल पाएंगे तो सब आराम से जिएंगे, नहीं तो वी विल ऑलवेज कीप ऑन लिविंग अंडर द शेडो ऑफ वॉर्स, जो ये हमेशा से करते आए। जी बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए ईरान ने ये कह दिया कि ये निर्णायक वार होगी, इसमें हम निर्णायक भूमिका में हैं। इजराइल और अमेरिका डिसाइड कर लें कि वो चाहते क्या हैं। हर साल वो आते हैं अपने मिसाइल्स लेकर, एक तबाही मचा के चले जाते हैं। हम भी इस सारे मामले को दी एंड करना चाहते हैं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।